today I will start with the topic the effects of the war. The war had a devastating impact on the entire continent both psychologically and financially. ये जो वॉर था इसका बहुत ही खराब प्रभाव पड़ा पूरे कॉन्टिनेंट में साइकोलॉजिकल तौर पे भी और फाइनेंशियल तौर पे भी फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डेप्टर्स ये जो कॉन्टिनेंट था ये लेनदार से डेप्टर्स बन गया मतलब कर्जदार बन गया अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर जो वेमर रिपब्लिक था उसे जो पे करना पड़ा जो उसने पहले सिंस जो उसने पाप किए थे वो उसके उसके पहले एम्पायर ने जो भी सिंस मतलब जो भी पाप किए थे जो भी उसने गलत काम किए थे वो उस ओल्ड एम्पायर को पे करना पड़ा द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ द वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेशन एंड वॉज फाइनेंशियली crippled by being forced to pay the compensation जो रिपब्लिक था उसको वॉर गिल्ट का जो भार है वो सहना पड़ा और जो नेशनल ह्यूमिलेशन था वो फाइनेंशियल तौर पे ख़त्म हो गया और उसे कॉम्पनसेशन पे करना पड़ा दोज हु सपोर्टेड द वेमर रिपब्लिक और जिसने वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट किया वो सोशलिस्ट थे कैथलिक थे और डेमोक्रेट्स थे एंड दे बिकेम easy target of they became the easy target of attack in the conservative nationalist circle and they were mockingly called the November criminals और वो आसानी से कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल्स के अटैक मतलब टारगेट बन गए और उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाने लगा दिस माइंडसेट had a major impact on the political development of the early 1930s और ये जो माइंडसेट थी मतलब ये जो मनोस्थिति थी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव पड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो कि अर्ली 1930s में था एज वी विल सून सी और ये हम जल्दी देखेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट ए डीप इम्प्रेंट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी और जो पहला वॉर था इसने एक बहुत ही गहरा प्रभाव यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स में छोड़ा सोल्जर्स थे वो सिविलियंस के ऊपर रखे जाने लगे पॉलिटिशियंस एंड द पब्लिसिस्ट लेड politicians and publicists laid great stress on the need for men to aggressive, strong and masculine. जो politicians थे और जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने उन मेंस पे स्ट्रेस डाला कि वो जो मेन है वो बहुत ही एग्रेसिव हो बहुत ही गुस्से वाले हो स्ट्रांग हो और मैस्कुलिन हो द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ और मीडिया ने ट्रेंच लाइफ लाइफ पे जोर दिया द ट्रूथ हाउएवर जो सच्चाई थी वो ये थी वॉज दैट सोल्जर लिव्ड मिसेरेबल लाइव्स इन दीज ट्रेंचेस सच्चाई ये थी कि जो सोल्जर्स थे वो बहुत ही उन दयनीय दशा इन ट्रेंचेस में जी रहे थे ट्रेंच मतलब होता है वो खाई वो गहरा गड्ढा जिसमें सैनिक अपने आप को बचाने के लिए छिपते थे एंड दे ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्प्सेस और उनको वहां पे रखा जाता था और वहां पे रैट को छोड़ दिया जाता था और वो रैट उन कॉप्सेस मतलब होती थी उन लाशों को वो जो सोल्जर्स थे उनको वो रैट्स खा जाते थे
दे फेस पॉइजनस गैस, और उनको पॉइजनस गैस भी फेस करनी पड़ती थी, एंड एनिमी शेलिंग, और जो दुश्मन जो एक जेल टाइप का बनाते थे उसमें उन सोल्जर्स को रखा जाता था, एंड विटनेस देयर रैंक्स रेड्यूस रैपिडली, और जो सोल्जर्स थे उनके रैंक को भी रेड्यूस कर दिया जाता था। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल हॉनर ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर। जो एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा था और जो नेशनल हॉनर था, उसने पब्लिक स्फीयर में एक सेंटर स्टेज ऑक्युपाई किया था, while popular support grew for the conservative dictatorship, और जो सपोर्ट था कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप के लिए वो भी उनको मिला। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड ए यंग एंड फ्रेगाइल आइडिया। जो डेमोक्रेसी था वो यंग था और बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडिया था, विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटर वॉर यूरोप, और जो कि जो यूरोप में के अंदर जो वॉर था उसकी स्टेबिलिटी को नहीं सर्वाइव कर पाया। Political radicalism and economic crisis. The birth of the Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the Spartacist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia. जो वेमर रिपब्लिक का जो बर्थ हुआ वो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग के साथ कोइंसाइडेड किया, मतलब उसके साथ सपोर्ट किया उसने, और इसने स्पार्टिटिस लीग को जन्म दिया जो कि बोल्शेविक पैटर्न में आया था। सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वेयर एस्टेब्लिश, और जो वर्कर्स सोवियत के थे और जो सेलर्स थे वो भी एस्टेब्लिश हुए, एंड established in many cities, वो लोग कई cities में establish हुए। The political atmosphere in Berlin was charged with the demands for Soviet style governance। जो बर्लिन का जो political atmosphere था वो सोवियत स्टाइल गवर्नेंस में चार्ज हुआ, वहाँ की जो डिमांड थी उसके तौर पे ये चार्ज हुआ। Those opposed to this, such as the socialists, और जो इसको अपोज करते थे वो सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे और कैथोलिक्स थे। They met in Weimar to give shape to the democratic republic, और ये लोग वेमर में मिले और वहां पे इन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को शेप दिया। नाउ द वेमर रिपब्लिक crushed the uprising with the help of a war veteran organization called Free Corps, और ये वेमर रिपब्लिक वॉर वेटरन के साथ मिल गई और इसने एक ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया जिसे कि फ्री कॉर्प्स कहा गया। द एंग्विश्ड स्पार्टिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट ऑफ द जर्मनी, और ये जो लीग थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी स्पार्टिसिस्ट, ये नाराज होके इसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी को फाउंडेड किया। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and could not make the common cause against Hitler, और ये जो दोनों कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थे ये परस्पर एनिमी हो गए और वो एक कॉमन कारण नहीं बना सके हिटलर के अगेंस्ट में। बोथ रेवोल्यूशनरीज and militant nationalists, they carved for radical solution। revolutionaries और जो militant nationalists थे वो दोनों मिलके उन्होंने radical solution, radical मतलब होता है टफ, जो बहुत ही टफ चीजों को लेके चलता है उसे रेडिकल सॉल्यूशन कहते हैं। Political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923। जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन था
ये आगे बढ़ गया with the economic crisis of 1923. Germany had fought the war largely on loans and had to pay the war reparation in gold. जर्मनी को ये वॉर लड़ना पड़ा किस पे, लोन पे, और उसे पे करना पड़ा द वॉर रेपरेशन। रेपरेशन मतलब होता है जो एक्शन ऑफ बीइंग मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग वन दैट हैड डन बाय प्रोवाइडिंग पेमेंट। और वो गोल्ड में उसको वो लोग जो वो पैसा जो वॉर लड़ रहे थे वो लोग उसमें कर रहे थे गोल्ड में पैसा लेके, एंड दिस डेप्लीटेड गोल्ड रिजर्व। और जो इस कारण से जर्मनी में गोल्ड की कमी हो गई एट ए टाइम रिसोर्सेस वेयर स्केयर। और वहां पे रिसोर्सेस की कमी हो गई। इन 1923 जर्मनी refused टू पे एंड द फ्रेंच ऑक्युपाइड इस इंडस्ट्रियल एरिया। और 1923 में जर्मनी ने पे करने से मना कर दिया और फ्रेंच ने जो उसका लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था रूल टू क्लेम देयर कोल। और फ्रेंच ने इंडस्ट्रियल एरिया रूल था उसको ऑक्युपाई कर लिया जहाँ पे उस एरिया में जहाँ पे कि कोल बहुत ज़्यादा था। Germany retaliated with passive resistance and printed paper currency। और जर्मनी ने इसका दोबारा से सामना किया और पैसिव विद बहुत ही रेसिस्टेंस से बहुत ही उसे और पेपर करेंसी प्रिंट किया रेकलेसली बहुत ज़्यादा नंबर पे विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन। और जब मनी प्रिंटेड होने लगी काफ़ी मात्रा में द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल। जो जर्मन की जो वैल्यू थी वो नीचे गिर गई। इन अप्रैल द यूएस डॉलर in April the US dollar was equal to 24,000। और अप्रैल में जो यूएस डॉलर थी वो 24,000 बराबर थी, 24,000 मार्क के बराबर थी। और इन जुलाई 353,000 मार्क्स एंड इन अगस्त 4,621,000 marks and at 98 crore 80 is 860,000 marks by December। The figure had run into trillions। और ये फिगर ट्रिलियंस में पहुंच गई एट द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स। और जो मार्क की जो वैल्यू थी करेंसी की जो वैल्यू थी वो कोलैप्स मतलब नीचे गिर गई। और इस कारण से जो गुड्स की प्राइसेस थी वो बढ़ गई। The prices of the goods that sold वो बढ़ गई एंड द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कार्टलोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू पाई ए लोफ ऑफ ब्रेड। और जो जर्मन की जो इमेज थी वो कार्ट लोड में बहुत सारी करेंसी नोट्स लेके जाती थी क्या खरीदने के लिए, एक ब्रेड का लोफ खरीदने के लिए जाती थी और उसमें बहुत सारे करेंसी नोट्स होते थे। दैट वाज वाइडली पब्लिश। और ये जो इमेज थी वो पूरी जगह पब्लिश हो गई एवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। और पूरे वर्ल्ड में जर्मनी को सिंपैथी मिलने लगी एंड दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेमेशन। और इस क्राइसिस को हाइपर इन्फ्लेशन कहने लगे। ए सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइजेस फिनोमिनली हाई। वो सिचुएशन जिसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इवेंचुअली द अमेरिकन्स इंटरवेन। और इसमें अमेरिकन्स ने दखल अंदाजी किया एंड बेल जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस। और जर्मनी को इससे बाहर निकाला इस क्राइसिस से बाय इंट्रोड्यूसिंग द डेवस प्लान।
क्या इंट्रोड्यूस करके? डेवर्स प्लान इंट्रोड्यूस किया, विच रीवर्क द टर्म्स ऑफ डेप्रिसिएशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मन। इसकी जो रेप्रेशन की जो टर्म्स थे उसे रिवर्क करने के लिए और जर्मन को इस फाइनेंशियल बर्डन से निकालने के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ईयर्स ऑफ depression. The years between 1924 and 1928 saw some stability. और ये जो ईयर था इसमें कुछ स्टेबिलिटी मतलब स्थायीपन स्थिरता रही। Yet this was built on sand. मगर ये जो इतना ईयर था ये सैंड में बिल्ट था। German investment and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from the USA. इसका मतलब है कि ये जो ईयर था स्टेबिलिटी थी मगर ये सैंड में बिल्ड हुआ मतलब थोड़े समय के लिए यहाँ पे स्थिरता रही और ये इसके बाद फिर ये खत्म हो गया क्योंकि जो जर्मन इन्वेस्टमेंट और जो इंडस्ट्रियल जो भी रिकवरी करता था वो पूरी तरह से शॉर्ट टर्म लोन्स में डिपेंडेंट होता था जो कि यूएसए से इन लोगों को ये सारी चीजें मिलती थी एंड दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन when the Wall Street Exchange crashed in 1929। और ये जो सपोर्ट था अमेरिका का तब हटा लिया गया जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया 1929 में। Fearing a fall in prices, people made frantic effort to sell their shares। और उनको लगा कि प्राइजेस जो है वो फॉल हो रही है तो लोगों ने ये एफर्ट लेना स्टार्ट कर दिया कि वो जल्दी जल्दी अपने शेयर्स को बेच दें। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वेयर सोल्ड। और एक सिंगल दिन में 24 अक्टूबर में 13 मिलियन शेयर्स थे वो बेच दिए गए। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और यहाँ से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की स्टार्ट हुआ। ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स और नेक्स्ट 3 इयर्स में बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाय हाफ। और यूएसए की जो इनकम थी इन नेक्स्ट 3 इयर्स में वो हाफ हो गई। फैक्ट्रीज वेयर शट डाउन, एक्सपोर्ट फेल, फार्मर्स वेयर बैडली हिट एंड स्पेकुलर्स withdrawn their money from the market। फैक्ट्रीज थी वो सब बंद कर दी गई, एक्सपोर्ट से अरे वो गिर गए, नीचे हो गए और जो फार्मर्स थे वो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। और जो स्पेक्टर्स थे जो मतलब मार्केट में जो मनी लगाते हैं उन्होंने भी अपना पैसा मार्केट से वापस ले लिया। द इफेक्ट्स ऑफ द रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वेयर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। और ये जो रिसेशन था ये जो कमी थी पैसों की ये यूएस इससे यूएस की इकोनॉमी जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी ये पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया। द जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। और जो जर्मनी की इकोनॉमी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुई। बाय 1932 industrial production was reduced to 40% of the 1929। और 1932 में जो जर्मनी की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 40% reduce हो गया 1929 में and workers lost their jobs और were paid reduced wages। वर्कर्स थे वो अपना उन लोगों ने जॉब लॉस कर दिया और उनकी जो वेजेस थे वो भी कम कर दिए गए। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड touched an unprecedented 6 million। और जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो संख्या थी वो 6 मिलियन हो गई। ऑन द स्ट्रीट ऑफ द जर्मनी you could see men with placards around their necks saying willing to do any work।
और स्ट्रीट में, जर्मन की स्ट्रीट में जो लोग थे वो अपने गले में प्ले कार्ड्स लगा के उन लोगों ने घूम रहे थे और उसमें लिखा था कि वो लोग कोई भी काम करना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड और सिंपली सेट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स। और जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे वो कार्ड खेलते थे स्ट्रीट के कॉर्नर में बैठ के और डेस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। या फालतू में वो लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लाइन बना के खड़े हो जाते थे। एज As the jobs disappeared, the youth took to criminal activities. और जैसे जॉब पूरी तरह से डिसअपियर हो गए तो जो यूथ थी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज को लेने लगी एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस। और वो पूरी तरह से बेकार हो गए और इधर उधर घूमने लगे। द इकोनॉमिक क्राइसिस created deep anxieties and fears in people. इकोनॉमिक क्राइसिस से लोगों के मन में गुस्सा और डर आ गया। The middle classes, especially salaried employees and pensioners, saw their saving diminish when the currency lost its value. जो मिडिल क्लास थी, स्पेशली जो एम्प्लॉयज सैलरी पाते थे और जिनको पेंशन मिलती थी, उनको लगा कि उनकी जो सेविंग है वो खत्म हो रही है क्योंकि जो करेंसी है वो अपनी वैल्यू लॉस कर रही है। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड द रिटेलर्स, दे सफर्ड एज देयर as they suffered their businessman got ruined. उनको लगा कि जो उनका बिजनेस है वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है। These section of society were filled with the fear of proletarianization। और वो सेक्शन था जो सोसाइटी का वो उनमें एक फीलिंग आ गई प्रोटलाइजेशन की कि एक प्रोटलाइजेशन को बोलते हैं वो एन एंजाइटी ऑफ बीइंग रेड्यूस्ड टू द रैंक ऑफ द वर्किंग क्लास। उनमें एक फीलिंग आ गई, एक गुस्सा आ गया कि जो उनकी रैंक है वो वर्किंग क्लास पे चली जाएगी और या उससे और भी बदतर हो जाएगी और भी खराब हो जाएगी। स्टिल द अनएम्प्लॉयड, मतलब जैसे वो अनएम्प्लॉयड बन जाएंगे। ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर could manage to keep their heads above water, but unemployment weakened their bargaining power। केवल जो ऑर्गेनाइज वर्कर थे वो वही अपना हेड ऊपर करके चल सकते थे, मगर जो अनएम्प्लॉयमेंट थे वो मांग के अपना मांग मांग के वो अपना काम चलाते थे जिससे उनकी पावर कमजोर हो गई थी। बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस। जो बड़े बड़े बिजनेस थे वो क्राइसिस में जा रहे थे। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वॉज अफेक्टेड बाय शार्प फेल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस। और जो बड़े पीजेंट थे वो भी उनकी जो एग्रीकल्चर प्राइसेस था उसमें कमी आ रही थी। एंड वुमेन अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रन स्टोमक। और जो औरतें थी अपने बच्चों के पेट नहीं भर पा रही थी। वे आर फिल्ड विद ए सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर। और वो पूरी तरह से निराश हो गई थी।